हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे YouTube चैनल पे। आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही अच्छे थिंकर पर चर्चा करने वाले हैं। उस थिंकर का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर को सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है और इनके लिए यह भी बोला जाता है कि यह क्लासिकल फादर ऑफ सोशियोलॉजी वो भी इनको बोला जाता है। इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी दी, ऑर्गेनिज्म एनालॉजी का कंसेप्ट दिया, गोस्ट रिलीजन का कंसेप्ट दिया और इन्होंने चार्ल्स डार्विन की जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उसको सोसाइटी के ऊपर लागू किया था। तो आज हम इन कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो चलिए, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म इनका हुआ था 1820 के अंदर और इनकी मृत्यु हुई थी 1903 के अंदर। तो दोस्तों, इन्होंने 83 ईयर की अपनी लाइफ जी थी और यह एक फिलोसोफर है। यह एक फिलोसोफर थे और सोशियोलॉजिस्ट थे। फिलोसोफर थे और सोशियोलॉजिस्ट थे। और दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर 8-9 भाई बहन थे। उस टाइम यूरोप के अंदर दंगे, भुखमरी और बहुत ही अकाल ऐसी कुछ समस्याएं चल रही थी, बीमारियां चल रही थी। उनकी वजह से इनके 8 जो भाई और बहन थे उनकी डेथ हो गई थी। अकेले हर्बर्ट स्पेंसर ही बचे थे। तो इन्होंने इस चीज को इस तरह से सबके सामने रखा कि मैं सबसे फिट था, इसीलिए मैं बचा था। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, एक फ्रेज कॉइन की थी इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसको हम हिंदी के अंदर योग्यता की उत्तरजीविता इस नाम से जानते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस फ्रेज को इन्होंने कॉइन किया था और इसको इन्होंने इस हिसाब से बताया था कि जिस आदमी के अंदर चुनौतियों को एक्सेप्ट करने की और अपने सराउंडिंग में सर्वाइव करने की क्षमता होती है, वही आदमी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। जो आदमी फिट होता है वही लाइफ के अंदर आगे बढ़ता है। मतलब इन्होंने इसलिए बताया था कि जिस हिसाब से 8-9 भाई बहन थे, तो उनमें से इनके बाकी के बहन किसी को कोई रोग हो गया था, किसी को कुछ हो गया था, उसके हिसाब से उनकी डेथ हो गई थी। उनमें सबसे फिट हर्बर्ट स्पेंसर ही थे, इसलिए वो 83 ईयर तक सर्वाइव कर पाए। यह चार्ल्स डार्विन जो एक बायोलॉजिस्ट है, चार्ल्स डार्विन यह एक बायोलॉजिस्ट है। इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। चार्ल्स डार्विन से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इनकी जो बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म की थ्योरी है उसको इन्होंने सोसाइटी पे लागू किया। जिस प्रकार से चार्ल्स डार्विन ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की थ्योरी दी थी, उसको इन्होंने उसी आधार पर सोसाइटी के अंदर बताया। चार्ल्स डार्विन की एक बुक है, उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो इन्होंने 1859 के अंदर प्रकाशित की थी। इस बुक के अंदर इन्होंने जीवों के बारे में बता रखा है, उसका जीवों का विकास कैसे होता है, बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने बता रखा है। इसको इन्होंने
हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी। एक तो इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी, इवोल्यूशनरी थ्योरी। दूसरी ऑर्गेनिज्म एनालॉजी, ऑर्गेनिज्म एनालॉजी, जिसे हिंदी के अंदर सावयवी सादृश्यता भी बोलते हैं। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था कि जिस प्रकार से मानव का शरीर होता है वह धीरे धीरे परिवर्तित होता है, उसी प्रकार से सोसाइटी भी परिवर्तित होती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने यह बात बोली थी कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म एनालॉजी है, इन्होंने एनालॉजी का नाम सिमिलरिटी बताया था। सिमिलरिटी, इसका मतलब होता है सिमिलरिटी, मतलब समानता। तो जैसे चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर वह कंसेप्ट दिया था, उसको इन्होंने सोसाइटी पे लागू किया। उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म एनालॉजी है उस थ्योरी को अपन डिफाइन करते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसको हिंदी के अंदर सावयवी सादृश्यता के नाम से जानते हैं। तो इनके कंसेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनका कंसेप्ट है ऑर्गेनिज्म एनालॉजी, जिसको सावयवी सादृश्यता बोला जाता है। इन्होंने बताया था जिस प्रकार से हमारे अंग होते हैं उनका विकास होता है, उसी प्रकार से समाज का भी विकास होता है। इन्होंने ऑर्गेनिज्म एनालॉजी के अंदर 4 चीजों को डिफाइन किया है। इन्होंने बोला है कि सोसाइटी सरलता से जटिलता की तरफ जाती है, सरलता से जटिलता की तरफ जाती है। दूसरा इन्होंने बताया था कि निश्चितता अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ जाती है। तीसरा इन्होंने बताया था कि असंबद्धता से संबद्धता की तरफ जाती है। चौथा इन्होंने बताया था कि सजातीय से विजातीय की तरफ जाती है। होमोजेनिटी से हीट्रोजेनिटी इसको इन्होंने बोला था इनकोहेरेंट, संबद्धता हो गई कोहेरेंट। इनडेफिनेट से डेफिनाइट। सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी। यह इन्होंने अपने ऑर्गेनिज्म एनालॉजी की 4 प्रमुख बातें बताई थी। यह पूरी थ्योरी इन्हीं 4 बिंदुओं पर चलती है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके जो वर्ड है
ये इनके यूनिक वर्ड हैं, यह आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। इनके हिसाब से ही हम हर्बर्ट स्पेंसर की के बारे में आंसर लगा सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म एनालॉजी को इन्होंने आगे डिफाइन किया है, उसको हम समझते हैं। इन्होंने बताया है कि जिस तरह से हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है, जिस तरह से हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर ईयर होता है, माउथ होता है, लीवर होता है, आईज होता है, हैंड होते हैं, और लीवर हो गया, आईज हो गई, हैंड हो गया, अपना हेड होता है। ये जो अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, उसी प्रकार यह एक हमारी सोसाइटी है। इसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, फैमिली होती है, मोरलिटी हो गया, और पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, मोरलिटी होगी, फैमिली होगी, हमारे वैल्यूज हो गए। जिस प्रकार एक ह्यूमन बॉडी से हमारे अंग जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार एक सोसाइटी से सारे इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए होते हैं। इन्होंने यह बताया था कि जिस प्रकार से एक ह्यूमन बॉडी के एक छोटा सी भ्रूण होता है, वह मां के कोख के अंदर एक अंडा होता है, उस अंडे का धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। उसी प्रकार सोसाइटी भी सबसे पहले एक सरल सोसाइटी थी, उसका धीरे धीरे उद्विकास होता है, और वह सरल से जटिल, जटिल से कंपाउंड, कंपाउंड से डबली कंपाउंड, डबली कंपाउंड से ट्रिपली कंपाउंड, ऐसे सोसाइटी का इवोल्यूशन होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग जैसे हाथ है, उसको हम काट दें और हाथ को अलग कर दिए, तो इस हाथ का प्रत्येक कोई काम नहीं होता है, यह प्रत्येक अपना कोई भी काम नहीं कर पाता। लेकिन सोसाइटी में जैसे अपने पॉलिटिकल सिस्टम को हटा देते हैं, तो इसका अस्तित्व होता है। और उन्होंने यह बताया था कि जैसे हमारे ह्यूमन जो बॉडी होती है, उसके अंदर पूरा सिस्टम अपने मस्तिष्क पर डिपेंड करता है, उसी प्रकार जो सोसाइटी होती है, उसका पूरा का पूरा गवर्नमेंट या प्रशासन पे डिपेंड करता है। तो यह इनकी बहुत ही एक अच्छी थ्योरी थी, और इसके इन्होंने समानता भी बताई है और इनके डिफरेंसेस भी बताए। इन्होंने बोला है कि जो समाज होता है, सावयवी जो जीव होता है, बायोलॉजिकल थिंग होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इन्होंने बताया है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो मूर्त होता है। मतलब उसको हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं आपको दिख रहा हूं, तो यह एक मूर्त है। और जो सोसाइटी है, समाज है अपना, वो होता है अमूर्त,
एब्स्ट्रैक्ट। तो दोस्तों समाज, एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि समाज मूर्त है या अमूर्त। बहुत विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। और एक और आता है एक समाज, समाज आ गया, एक आता है एक समाज। एक समाज होता है मूर्त। जिस प्रकार से समाज अमूर्त होता है उसको हम देख नहीं सकते, उस प्रकार से एक समाज का मतलब यह है जैसे कोई पश्चिम बंगाल के अंदर कोई बंगाली फैमिली है, तो हम पर्टिकुलर जगह उसको बोल देंगे भाई इस जगह वह बंगाली फैमिली अस्तित्व में है, उसको हम एक समाज के नाम से बोलते हैं। तो वह होती है मूर्त। इन्होंने एक तो यह बताया है, एक अपने एनालिटिक थ्योरी के अंदर, दूसरा इन्होंने यह कंसेप्ट बताया है कि सावयवी जो होता है, जीव होता है, वह उसको उन्होंने सावयवी बोला है, उसके अंदर चेतना होती है। और समाज के अंदर जो चेतना होती है वो सरकार और गवर्नमेंट के पास होती है। इन्होंने ऑर्गेनिज्म के अंदर यह और बताया है, जो डिफरेंसेस बताए इन्होंने, अंतर बताए हैं। इन्होंने बताया है कि जो अपना मानव शरीर है वो सेलों से बनकर होता है। छोटी छोटी सेल मानव शरीर के अंदर विद्यमान है, उससे हमारा शरीर बना हुआ है। उन सेलों को अपन देख नहीं सकते, लेकिन समाज के अंदर हम पॉलिटिकल सोसाइटी सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उनका अस्तित्व अलग अलग होता है। एक सेल को हम जस्ट मानव शरीर से बाहर निकाल दें तो वो कोई काम की नहीं है, लेकिन अगर एक सोसाइटी से पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम को अलग अलग कर दें तो उसका अस्तित्व होता है। जिस प्रकार से मानव शरीर सेल से बना होता है, उसी प्रकार से समाज व्यक्तियों से बना होता है और व्यक्तियों का खुद का एक अस्तित्व होता है। इन्होंने एक फ्रेज और दी थी, लेसेस फेयर। इस फ्रेज का अर्थ यह है कि इन्होंने बताया था कि मानव ही एक अटल है, मानव का खुद का अस्तित्व होता है। मानव गवर्नमेंट यानी मतलब स्टेट के हिसाब से नहीं, अगर स्टेट नहीं भी हो तो भी मानव का अस्तित्व है। तो इन्होंने इस लेसेस फेयर के अंदर यह बताया है कि राज्य को मानव के मनुष्य के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह इन्होंने बताया था। तो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर की यह थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आलोचना भी हुई है, लेकिन यह थ्योरी इनकी बहुत अच्छी थ्योरी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट जैसे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आता है और हम इनको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इनका लाइफ सर्किल अब आपको याद रखना है, क्योंकि थिंकर का जो अपना टाइम पीरियड होता है, अगर वो आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन करने के अंदर आपको बहुत ही फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे इनकी एक दूसरी थ्योरी है, उसको हम अगले वीडियो के अंदर लाएंगे। तब तक थैंक यू।